नमस्कार। पिछली क्लास में हमने जहाँ चर्चा की थी उससे आगे की कहानी आज हम शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए, हिंदी सांविधानिक स्थिति। हिंदी सांविधानिक स्थिति। बस, हिंदी सांविधानिक स्थिति का तात्पर्य भारतीय संविधान में हिंदी को लेकर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, हम थोड़ी सी चर्चा इसके विषय में करते हैं। असल में हुआ क्या, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक मतभेद था आरक्षण को लेकर के। फिर पूना पैक्ट के समझौते के तहत जब आरक्षण पर आम राय बनी तो हिंदी के साथ भी ये समस्या थी। उस समय हम लोगों ने भी ये सोचा क्यों ना भारतीय संविधान में हिंदी को आरक्षण दे दिया जाए ताकि आने वाले समय में देश में भाषिक दिक्कत ना हो। उसको ध्यान में रखते हुए कुछ एक संविधान में हिंदी को लेकर हमने प्रावधान किए। लिखना नहीं, पहले आराम से इसे समझिए। सबसे पहले 14 सितंबर वर्ष 1949 को भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया कि हिंदी को हम राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। हिंदी को हम राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं और इस आशय का प्रस्ताव 14 सितंबर को पारित हुआ था। इसलिए प्रतिवर्ष इस 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको ध्यान रखना, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो ये संवैधानिक रूप से 26 जनवरी 1950 को रिजर्वेशन इसको मिल गया था, संवैधानिक मान्यता इसको मिल गई थी। संवैधानिक मान्यता ये मिल गई आपके 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, ये हमने हिंदी दिवस मनाना कब शुरू किया? ये हिंदी दिवस हमने 14 सितंबर 1953 से एक समिति है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, यहां नाम लिखता हूं मैं, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। इस समिति की सिफारिश के आधार पर हमने 14 सितंबर 1953 से इसको प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हमने मनाना शुरू कर लिया। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और संवैधानिक रूप से हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। आइए फिर देखिए, इसके अलावा 14 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक प्रतिवर्ष इसको हम हिंदी राजभाषा सप्ताह, हिंदी राजभाषा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। ये ज्यादा कोई पूछते हैं नहीं, फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा 10 से 12 जनवरी वर्ष 1975 को महाराष्ट्र का एक शहर है नागपुर। इस नागपुर के अंदर प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसकी विधिवत शुरुआत 10 जनवरी को हुई। इसलिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस, दो अलग अलग आंकड़े। हिंदी दिवस तो है आपका 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस है आपका 10 जनवरी। अच्छा, 10 जनवरी को हमने शुरू से तो कोई मनाना स्टार्ट किया नहीं था,
असल में तत्कालीन हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। इस मनमोहन सिंह सरकार के समय 10 जनवरी वर्ष 2006 से हमने इसको विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को मनाना शुरू किया और प्रथम बार इसे विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मनाया गया था। यह चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूं, आप गौर से सुने, लिखे नहीं। वर्ष 2012 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर के अंदर 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन। इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा के रूप में यूएनओ की 8वीं आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देते हैं। यह प्रस्ताव तो पारित हो गया था। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी उस समय, उसने इसका है जो फीस भी जमा करवा दी थी, फिर किसी कारणवश से अभी तक लागू नहीं हो पाया है। जिस दिन भी लागू हो जाएगा उस समय इस यूएनओ की 8वीं आधिकारिक भाषा हिंदी हो जाएगी, अभी तक है नहीं। ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग संख्या 2, भाग संख्या 17 और भाग संख्या 6, इन 3 भागों के अंदर हिंदी को लेकर कुछ एक आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं भारतीय संविधान के भाग संख्या 17। इस भाग संख्या 17 को कॉन्स्टिट्यूशन में राजभाषा खंड नाम दिया गया है। इसको पूरे को राजभाषा खंड नाम दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग संख्या 17, भाग संख्या 17 में अनुच्छेद 343(1), इसमें यह कहा गया है कि हिंदी को हम राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं तथा यह देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी और जहां तक अंकों की बात होगी, अंकों का समावेश अंतरराष्ट्रीय स्तर का मान्य होगा। 3 इसके अंदर महत्वपूर्ण प्रावधान है। एक तो हिंदी को संवैधानिक रूप से हमारे देश की क्या घोषित किया गया है, हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। असल में संविधान जब बना इससे पहले ये राजभाषा शब्द नहीं था। राजभाषा का मतलब होता है, 2 अर्थ है इसके, एक तो क और एक ख। सबसे पहले ये राजभाषा शब्द भारत के एक बहुत महान नेता हुए राजगोपालाचारी, सबसे पहले इस राजभाषा शब्द का प्रयोग इस राजगोपालाचारी ने किया है। संविधान अंग्रेजी में था। एक तो शब्द आया है नेशनल लैंग्वेज, एक शब्द आया है स्टेट लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज यानी राष्ट्रभाषा, स्टेट लैंग्वेज यानी राजभाषा। और राजभाषा को परिभाषित करते हुए उन्होंने एक चीज तो लिखी है, शासक यानी राजा और राज्य यानी लोग, इन दोनों के बीच जो भाषा होगी उसको हम राजभाषा कहेंगे। और दूसरा, प्रशासनिक कार्य जितने भी किए जाएंगे, ये प्रशासनिक कार्य जिस भाषा में होंगे उसको हम राजभाषा कहेंगे। तो सबसे पहले संविधान में राजगोपालाचारी जी ने इस शब्द को काम में लिया और हिंदी हमारी आधिकारिक रूप से राजभाषा है। और ये कहा गया ये कौन सी लिपि में लिखी जाएगी, देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। देवनागरी लिपि कहाँ से आई है, इस पर हम लिपि उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे, उस समय मैं डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा ये हमें सुविधा दी गई, हमारी अंकों का समावेश अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर का मतलब क्या हुआ, आप जरा गौर कीजिए। आप लोगों ने गिनती देखी होगी, आज आप लिखते हो इस तरह से लिखते हो, देवनागरी की गिनती आप लोगों ने देखी होगी, इस तरह से लिखते हो।
ये हिंदी की गिनती है। असल में हमें ये छूट दी गई कि इस इंटरनेशनल स्तर, इस अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है राष्ट्रों के मध्य, मतलब इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज ये वाले अंक चलते हैं। हिंदी में भी हम इन्हीं अंकों को चलन में लेंगे। हम देवनागरी की गिनती लिखें ये कोई आवश्यक नहीं है, आप देखते होंगे, इस वजह से हम आंकड़े ये वाले लिखते हैं। तो हिंदी को आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 343(1). इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 343(2), इसमें यह कहा गया है कि हिंदी की सहयोगी भाषा इंग्लिश होगी, यानी प्रशासनिक कार्य हम जितने भी हैं वो हिंदी में करेंगे ही करेंगे। अगर हिंदी में कामकाज करते हुए कोई कठिनाई आए, दिक्कत आए प्रशासन में, तो आप अंग्रेजी भाषा का सहयोग ले सकते हो, परंतु यह अवधि 15 वर्ष के लिए मान्य की गई थी। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष, यानी 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ था और ये व्यवस्था 15 वर्ष, यानी कब तक? वर्ष 1965 में ये उपबंध खत्म हो जाना चाहिए था, पर अभी तक हो नहीं पाया है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हो जानी चाहिए थी, परंतु हो नहीं पाई है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(3), इसमें यह कहा गया है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस सहयोगी भाषा अवधि को बढ़ाया जा सकेगा। सहयोगी भाषा कौन सी हुई? अंग्रेजी। आवश्यकता पड़ेगी तो इस सहयोगी भाषा अवधि को और आगे बढ़ाया जा सकेगा। तो ये तो है रिजर्वेशन। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344 में यह कहा गया है कि देश का राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा, उस आयोग का नाम होगा राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग। पहली बार प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए बीजी खैर, यानी बाल गंगाधर खैर। पहली बार जब ये आयोग गठित हुआ था तो इसका कार्यकाल 10 वर्ष के लिए हुआ था। उसके बाद ये प्रति 5 वर्ष के लिए ये आयोग गठित होता है। इसका नाम होता है राजभाषा आयोग। राष्ट्रपति इस आयोग का गठन करेगा। अच्छा, इसका काम क्या है? इस राजभाषा आयोग का मोटा मोटी काम एक ही है कि देश के अंदर धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे अंग्रेजी का चलन कम करना और हिंदी को बढ़ावा देना, ताकि आने वाले समय में हिंदी हमारी क्या हो जाएगी? राष्ट्रभाषा हो जाएगी। अच्छा, तो उस समय तक अंग्रेजी के प्रभाव को खत्म करने के लिए आयोग गठित किया गया था। और आप लोग एक बात जानते होंगे, भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, प्रशासनिक जो परीक्षाएं होती है, इसमें देखो हिंदी व्याकरण सब में आता है, चाहे आईएएस से लेकर के पटवार तक, ग्राम सेवक तक देखिए आप। असल में इस आयोग के कारण ही है। आपका जो भी नोटिफिकेशन आता है, आप उसमें देखो, भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, उसमें आप एक चीज नोट करो, उसके आगे लिखा होता है अभ्यर्थी को हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का ज्ञान अपेक्षित है। ये इस आयोग के कारण ही पूछा जाता है। स्पष्ट हुई? लिखो मत, आप इसे आराम से समझिए, मैं लिखा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347, इन 3 अनुच्छेदों के अंदर प्रादेशिक भाषाओं की चर्चा की गई है। कौन सी भाषाएं हैं? प्रादेशिक भाषाएं। आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ध्यान रखना है, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347, इन तीनों के अंदर क्या है? प्रादेशिक भाषाएं। प्रादेशिक यानी प्रदेश विशेष की भाषाएं। थोड़ा सा मैं इसके संबंध में और आपको बता देता हूं। अनुच्छेद 345 के अंदर राज्य विधानमंडल की भाषा का उल्लेख किया गया है। राज्य विधानमंडल यानी जो राज्य है उसका कोई भी विधानमंडल, चाहे एक सदनात्मक हो चाहे द्विसदनात्मक हो, 15 वर्ष तक तो उसको हिंदी में कामकाज करना ही करना है, क्योंकि अनुच्छेद 343 में ये व्यवस्था पहले हम कर चुके। 15 वर्ष के बाद
हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी को एक अपना सकेंगे। अनुच्छेद 346 के अंदर संघ और राज्य और आपसी राज्य से कोई चर्चा करे, इसकी भाषा का उल्लेख किया गया। और अनुच्छेद 347 इसके अंदर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। विशेष उपबंध, राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। विशेष उपबंध क्या है? अनुच्छेद 347 ये कहता है कि राज्य का कोई एक भाग अगर ये मांग करे कि हम हिंदी अंग्रेजी को नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी क्षेत्रीय जो भी भाषा है उसको संवैधानिक दर्जा मिले, तो राष्ट्रपति वहाँ एक IAS कैडर का अधिकारी भेजता है और वो वहाँ ये व्यवस्था लागू कर सकता है। आपके डोगरी है, मैथिली है, ये ऐसी ही कुछ भाषाएं, ठीक है। तो राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। आपको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 इन तीनों के अंदर प्रादेशिक भाषाएं हैं, प्रदेश विशेष की भाषाएं। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 348 कहाँ गया? हाँ, अनुच्छेद 348 इसके अंदर न्याय की भाषा का उल्लेख किया गया है। न्याय की भाषा का मतलब, इसके अंदर 3 तरह की व्यवस्था है। इसमें एक तो ये कहा गया है आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, इन दोनों की आधिकारिक भाषा इंग्लिश होगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी होगी। इसके अलावा एक मिनट, संविधान के अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 349 में विधियां अधिनियमित करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। विधियां अधिनियमित करने की प्रक्रिया। विधियां अधिनियमित करने की प्रक्रिया का मतलब है जो भी कानून होंगे, निर्णय रहेंगे, डिक्रिया रहेगी, अध्यादेश होंगे, वो सब के सब केवल और केवल अंग्रेजी में मान्य होंगे, दूसरी भाषा में मान्य नहीं रहेंगे। इसके बाद है आपका संविधान का अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 के अंदर 3 महत्वपूर्ण बातें। एक बात तो है अल्पसंख्यकों की भाषा, दूसरी इसके अंदर जो है वो है मातृभाषा के संबंध में कुछ चर्चाएं, और तीसरा इसके अंदर है शिकायती भाषा का उल्लेख। शिकायती भाषा का उल्लेख, 3 महत्वपूर्ण बातें। एक तो इसमें चर्चा की गई अल्पसंख्यकों की भाषा, यानी देश के अंदर जो भी अल्पसंख्यक है उनकी कोई न कोई भाषा है, उसका भी तो सम्मान होना चाहिए। एक तो इस संबंध में इसके अंदर चर्चा की गई। दूसरा इसके अंदर है मातृभाषा के संबंध में, बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा है जो एलिमेंट्री है वो है जो मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। और तीसरा जनसाधारण की शिकायती भाषा, देश के किसी नागरिक को अगर कोई शिकायत करनी है प्रशासन से संबंधित तो वो किसी भी भाषा में कर सकता है, बशर्ते पत्र का प्रारूप शिकायती होना चाहिए। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351 में हिंदी प्रचार प्रसार का उल्लेख किया गया है। हिंदी प्रचार प्रसार यानी देश के अंदर हिंदी के बारे में प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण भाग संख्या 17 की बातें थी। चलिए इसे हम थोड़ा भाषा में लिख लेते हैं, ठीक है। आइए लिखो, सर्वप्रथम, मेरे साथ साथ लिखो, सर्वप्रथम
संविधान निर्मात्री सभा द्वारा संविधान निर्मात्री सभा द्वारा संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित किया गया कि हिंदी को हम राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। हिंदी को हम राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। अतः प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौदह सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट लिखिए, चौदह सितंबर 1953, 14 सितंबर 1953 से यह श्री गणेश हुआ। यह श्री गणेश हुआ। फिर इसके यहां लिखिए, राजभाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के महान नेता राजगोपालाचारी ने किया। बस। फिर लिखिए, प्रतिवर्ष 14 सितंबर से 21 सितंबर तक 14 सितंबर से 21 सितंबर तक राजभाषा सप्ताह मनाया जाता है। राजभाषा सप्ताह मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट लिखिए, 10 जनवरी से 12 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर में हुआ। अतः प्रतिवर्ष 10 जनवरी को
विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, अंडरलाइन कर लो इसे। फिर नेक्स्ट लिखो, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 से इस दिवस को मनाने की, इस दिवस को मनाने की घोषणा की, तथा 10 जनवरी 2006 को पहली बार विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह पहली बार मनाया गया, बस। फिर नेक्स्ट लिखो, संविधान के भाग संख्या 17 में निम्न प्रावधान किए गए हैं। भाग संख्या 17 में निम्न प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले लिखो, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक भाषाओं का उल्लेख किया गया है, बस। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। फिर नेक्स्ट लिखो, अनुच्छेद 343(1), इसमें लिखो, हिंदी संघ की राजभाषा एवं लिपि देवनागरी, ऐसे टिक 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 करो, है ना, एवं अंकों का समावेश अंतरराष्ट्रीय स्तर का मान्य होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर का मान्य होगा। लिख लिया? चलिए, फिर नेक्स्ट लिखो, अनुच्छेद 343(2), इसमें लिखो,
हिंदी की सहयोगी भाषा, हिंदी की सहयोगी भाषा अंग्रेजी होगी तथा यह अवधि तथा यह अवधि 15 वर्ष के लिए 15 वर्ष के लिए मान्य होगी। बस कोष्ठक में आगे आप लिख लीजिए 1965, यानी ये कब खत्म हो जाएगा उपबंध, कब होना था 1965 में खत्म हो जाना चाहते। फिर नेक्स्ट लिखो अनुच्छेद 343(3), इसमें यह लिखो अगर आवश्यकता हुई, अगर आवश्यकता हुई तो उक्त अवधि को, आवश्यकता हुई तो उक्त अवधि को बढ़ाया जा सकेगा, बढ़ाया जा सकेगा। बस बाद में अनुच्छेद 120 के तहत इस अवधि को आगे बढ़ा दिया था, हम चर्चा करेंगे उस समय ना। फिर नेक्स्ट लिखो अनुच्छेद 344, इसमें लिखो राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान। राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान। बस इसके नीचे हेडिंग डालिए ध्यातव्य। ध्यातव्य यानी ध्यान देने योग्य बात है ना। अंग्रेजी में लिखो तो नोट लिख लिया करो, हिंदी में लिखो तो ध्यातव्य लिख लो। इसमें लिखो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को किया गया एवं इसका प्रथम अध्यक्ष था बीजी खैर। ये ज्यादातर बीजी खैर ही लिखा आता है, इनका पूरा नाम था बाल गंगाधर खैर, है ना। बीजी का मतलब मैं लिख देता हूं बाल गंगाधर खैर। कई जगह खैर है, कई जगह खरे भी लिखा हुआ आता है ना। फिर नेक्स्ट लिखो, देखें नेक्स्ट हेडिंग डालिए अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 347। इसमें यहां लिख लो प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन, प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन। अनुच्छेद 345, यहां लिखो राज्य विधानमंडल की भाषा, राज्य विधानमंडल की भाषा। फिर लिखो अनुच्छेद 346 में संघ व राज्य की भाषा का वर्णन। फिर लिखो अनुच्छेद 347, इसमें लिखो
राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं, विशेष उपबंध किए गए हैं। बस। नेक्स्ट लिखो, अनुच्छेद 348, इसमें लिखो न्यायालय की भाषा का उल्लेख, की भाषा का उल्लेख। ठीक है, इसके नीचे कोष्टक में लिख लो हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट, है ना, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक भाषा, की आधिकारिक भाषा इंग्लिश होगी। कोष्टक बंद कर देता हूं। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जिसके न्यायालय के निर्णय वो भी अंग्रेजी में मान्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अनुच्छेद 349, इसमें लिखो विधियां अधिनियमित, विधियां अधिनियमित करने की, विधियां अधिनियमित करने की प्रक्रिया का उल्लेख, प्रक्रिया का उल्लेख। विधियां अधिनियमित का मतलब कानून निर्माण से, अंग्रेजी में ही होता है ये केवल। 349 हो गया। नेक्स्ट लिखो अनुच्छेद 350, इसमें लिखो अल्पसंख्यकों की भाषा, अल्पसंख्यक की भाषा, मातृभाषा एवं जनसाधारण की, एवं जनसाधारण की शिकायती भाषा का उल्लेख, जनसाधारण की शिकायती भाषा का उल्लेख। चलिए फिर नेक्स्ट लिखिए अनुच्छेद 351, इसमें लिखो हिंदी प्रचार प्रसार का, हिंदी प्रचार प्रसार का उल्लेख। नेक्स्ट लिखो संविधान के भाग संख्या 2 में, भाग संख्या 2 में निम्न प्रावधान किए गए हैं, निम्न प्रावधान किए गए हैं। बस, यह हेडिंग डालिए अनुच्छेद 120(1), अनुच्छेद 120(1। भाग संख्या 17 हमने देख लिया। भाग संख्या 17 के बाद भाग संख्या 2 में अनुच्छेद 120 में कुछ चर्चाएं हैं, इस पर अपन कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।